बॉन्ड हमने प्रूव कर लिया था. लेट अस प्रूव नाउ पाई बॉन्ड इन द बेंजीन. मैंने आपको क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी. ईच कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये होगी थी, और इसमें से इट अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और हर एक का सिग्मा बॉन्ड हमने कर दिया था, और p अनहाइब्रिडाइज रह गया था. तो कार्बन में अगर बेंजीन, ये देखो ये कार्बन है, हर एक कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है. These are 6 कार्बन ऑफ बेंजीन, और हर एक कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइज. जब अनहाइब्रिडाइज की बात करते हैं तो जो इसकी पहले की शेप थी वही है, मीन्स डम्बेल शेप है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं, मिक्सिंग हुई नहीं, एनर्जी में चेंज आई नहीं, तो वैसे की वैसी रही. ठीक, तो हर एक ऑर्बिटल में बेटे देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन. तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए देयर कैन बी साइड वाइज ओवरलैपिंग. अगर साइड वाइज होएगी तभी पाई बॉन्ड बनेगा. अब साइड वाइज या तो ये दोनों कार्बन करें, ये हो सकता है, तो ये दोनों कार्बन करें, ये भी हो सकता है, ये भी दोनों कर सकते हैं, तो ये दोनों कार्बन कर सकते हैं. तो ऐसे ही हम इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ. एक तो ये हो सकता है, हो सकता है. सेकेंड थिंग, इसी को मैं बेटे साइड वाइज, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्लाउड क्लाउड ओवरलैप कर रहे हैं. तो एक ही बॉन्ड है. ठीक है, ऊपर नीचे क्लाउड बन जाता है. ओके, अब फिर से आप अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यू विल शो. अब हो सकता है कि ये दोनों ना करें, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया, ये भी दोनों कर सकते हैं. ठीक है, ये दोनों आपस में ओवरलैप ना करके ये दोनों आपस में ओवरलैप करें. तो ये दोनों आपस में ओवरलैप ना करके ये दोनों आपस में ओवरलैप करें, और ये वाले दोनों. फर्स्ट कंडीशन में हमने इस कार्बन और इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ओवरलैप करवाया, और फिर इस कार्बन और इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ओवरलैप करवाया, और इस कार्बन और इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. साइड वाइज ओवरलैपिंग 2 ऑर्बिटल्स में होगी तभी पाई बॉन्ड बनेगा. ठीक है, अब हो सकता है कि ये वाले दोनों ओवरलैप कर रहे हो, तो ये वाले दोनों ओवरलैप कर रहे हो, और ये वाले दोनों ओवरलैप कर रहे हो. तो एक पॉइंट पे पाई बॉन्ड यहाँ आ रहा है. अगर मैं बेंजीन को इस वे में दिखाऊं, यही चीज बनाई है मैंने, ये कार्बन है. ठीक है, जब ऐसे ओवरलैपिंग है तो मीन्स डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये ओवरलैपिंग ऐसे है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे है. नहीं, मैं ऐसे बनाऊं तभी बेंजीन है. मुझे लगा कि ऑर्बिटल तो 3D है, मुझे तो ये बता दिया था क्वांटम ने शायद. मुझे तो शायद ना बेचारे क्वांटम ने कहा था कि ऑर्बिटल 3D है. आप 3 डायमेंशनल स्टेट में बेंजीन को मैंने ऐसे ही नहीं देखना, मैं यहाँ से भी देख सकती हूँ, मैं यहाँ से भी देख सकती हूँ. मुझे तो बेचारा ये बता गया था. Be mature now, bete. Be mature. You have taken non-medical and you don't know how to draw structure. Change yourself, bete. अब बेटे ये कार्बन है,
अब इसके हिसाब से ओवरलैपिंग इन दोनों कार्बन में है, इन दोनों कार्बन में, इन दोनों कार्बन में। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर द ओवरलैपिंग इज बिटवीन दिस कार्बन, ओवरलैपिंग इज बिटवीन दिस कार्बन एंड ओवरलैपिंग इज बिटवीन दिस कार्बन। ठीक, तो मींस ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हाँ, तभी बेंजीन में कहते हैं रेजोनेंस होता है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है ये जरूरी नहीं है इन दोनों कार्बन में ओवरलैप करे, इन दोनों कार्बन में भी एट ए टाइम ओवरलैप कर सकता है। इन दोनों कार्बन में मीन्स ये दोनों कार्बन आपस में ओवरलैप कर सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से। एक ऑर्बिटल है बेटे, पी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे छाया हुआ है। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप होने, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब ओवरलैप होते हैं तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों में ही ओवरलैपिंग हो। इसके पास ये नजर आ रहा है तो इन दोनों में भी ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। इन दोनों में भी ओवरलैपिंग हो सकती है, ऐसे दिखाई हुई है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ओवरलैपिंग इन दोनों में ना हो, इन दोनों में हो जाए, ओवरलैपिंग इन दोनों में हो जाए, ओवरलैपिंग इन दोनों में हो जाए। मींस या ओवरलैपिंग इन दोनों में हुई जैसे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ओवरलैपिंग इस कार्बन और इस कार्बन के पी में हुई, इस कार्बन और इस कार्बन के पी में हुई, इस कार्बन और इस कार्बन के पी में हुई, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि एट ए टाइम इसमें ओवरलैपिंग है, तो हम ये कहेंगे ये जो पाई है ये सारे कार्बन एटम पे छाया। तभी हमने स्टार्टिंग में कैकुले ने ये समझा दिया था हमें कि बॉन्ड एंगल ना सिंगल बॉन्ड का है ना डबल बॉन्ड का है, ये बीच में है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है सबके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो हम इसको पाई बॉन्ड ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिवॉल्व करता है, ये ऊपर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये नीचे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तभी हम बीच में सर्कल भी ड्रॉ कर देते हैं। बेंजीन के बीच में सर्कल क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अबव और बिलो रोटेट करता है, ठीक है। एक कार्बन के ऊपर नहीं कि इन दोनों के बीच में ही ओवरलैपिंग होती है एट ए टाइम, इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। समझ आ गई बेटे। तो बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो रह जाता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग की टू पॉसिबिलिटीज बनती हैं जो हमने कर ली। इसके कारण हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अबव और बिलो रोटेट ही करते रहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह पे स्टेबल नहीं है, क्योंकि एक जगह के स्टेबल नहीं है इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेंजीन, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे। अब आज वेरी इंपॉर्टेंट की एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड, वन इज एरोमेटिक, वन इज नॉन एरोमेटिक एंड वन इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये फर्क क्या होता है इसमें, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी, समझ लो बेटे, ये नहीं तो आपको 12th तक तंग करेगा ये कंसेप्ट, बाद में अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ बेटे, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये क्यों है मैं फिर समझाऊंगी, इसके एग्जांपल पहले दे रही हूँ आपको। एरोमेटिक साइक्लोब्यूटाडाइईन एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको क्वेश्चन आता है कि इसमें से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से अलग अलग करो।
या इसको ऐसे ओपन रख दो, चलो ऐसे ही रख देते हैं, कुछ भी बना दो। ये बेटे एक नॉन एरोमेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करें। अब हक्कल रूल क्या होता है बेटे? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच फॉलो हक्कल रूल। नाउ व्हाट इज हक्कल रूल? हक्कल रूल इज 4n+2 pi electron rule. Now what is 4n+2 pi electron? n की वैल्यू आप 0, n की वैल्यू आप 0 फिल करो। n इज इंटीजर बेटे, 0 1 2 3 4 जो मर्जी फिल करो। जो इस चीज में फिट होगा वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की वैल्यू 1 फिट करती हूँ, लिसन टू मी केयरफुली, लिख बाद में लेना, बुक सब कुछ देती हैं बेटे, पहले इस केमिस्ट्री समझा करो। ट्यूशंस पे भी आप नोट्स ही बना के आते हो, समझो इसको। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 फिल करूं, ठीक है, तो 4+2 कितना हो जाएगा? 6 पाई। तो बेंजीन में ये जो पाई, कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3। हर एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते कि नहीं होते? तो बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। हुए कि नहीं हुए? क्योंकि हर एक पाई बॉन्ड कितनी, कोई भी बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं, कोई भी बॉन्ड जगत में 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, कोई भी। ठीक है, एक जो लाइन ड्रॉ कर देते हो जब आप कोवलेंट बॉन्ड की, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट हम बाद में करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन का भी कंसेप्ट होता है, वो अलग बात है। एनओ में वो अलग एग्जांपल्स भी हैं, जो एक्सेप्शंस है वो एक्सेप्शंस हैं जो भी हैं, पर मोस्टली एक्सेप्शंस के अलावा हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। ठीक है, अब कितने पाई है टोटल? 3 पाई है। हर एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 3 में कितने होंगे? 6। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 फिल करूं तो यहाँ पे 6 आंसर आता है कि नहीं आता? नहीं आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2। हाँ, तो बता रहे ना कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? इस 3 पाई में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए। इसका मतलब ये क्या है? हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ आ रही है? पहली बात ये बात समझो। हाँ, हक्कल साइंटिस्ट कुछ मर्जी कर ले, 1 2 3 4। हाँ, तो हेक्सीन हो गया, हेप्टीन हो गया। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल और बताते हैं बेटे। वी हैव दिस नेफ्थलीन। आपको और क्लैरिटी होगी। अब नेफ्थलीन में अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करूं, 4 2 जार 8, 8 + 2 10, तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर n की वैल्यू जो भी फिट करो, 1 करो, 0 करो, 2 करो, 3 करो, अगर उतने पाई आ रहे हो तो वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। मीन्स जिसके पास, अगर मैं यहाँ पे 0 फिल करूं तो कोई कंपाउंड होगा जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स एक ही बॉन्ड होगा, तो वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। वो क्या होगा बेटे? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। मगर अकेला एरोमेटिक कंपाउंड होने की क्राइटेरिया हक्कल रूल नहीं होता। अकेला एरोमेटिक कंपाउंड होने का क्राइटेरिया हक्कल रूल नहीं होता। उसके साथ साथ कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर जब हम प्लेनर बोलते हैं
उसका मतलब जो ये पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे की कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्जुगेशन? एक को छोड़ के एक पाई बॉन्ड आना चाहिए। समझ आ रही है? ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये वाला पाई है तो ये सिंगल है, ये पाई है एक सिंगल है, एक पाई है एक सिंगल है, तो अगर नहीं फिर वो कॉन्जुगेशन में नहीं होता, दैट इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, उसके उसके पहले मुझे बोलने दो बेटे। ठीक है, अब यही फर्क है बेटे एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में। हो सकता है कि हक्कल रूल को फॉलो करे, हो सकता है कि हक्कल रूल को फॉलो करे, मगर इसमें कॉन्जुगेशन ना हो तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। समझ आ रही है? प्लेनर सेकंड क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कॉन्जुगेशन का मतलब ये समझो डबल सिंगल डबल सिंगल। अगर मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मगर डबल सिंगल सिंगल डबल आ जाए तो वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक तो एरोमेटिक है ही नहीं, ना वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है ना उसमें कॉन्जुगेशन है। समझ आ रही है? कुछ भी नहीं है। हाँ, जो नॉन एरोमेटिक है वो ना हक्कल रूल को फॉलो करता है बेटे, ना वो प्लेनर है। जैसे कि इस केस में ये एंटी एरोमेटिक है, ये प्लेनर है। एक चीज तो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये प्लेनर है कि नहीं है? ये एक को छोड़ के एक है, एक को छोड़ के एक है कि नहीं है? मगर ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा। अगर 4, इसमें कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना टोटल, तो कैसे 4 आता है इसमें आंसर कभी? अगर 0 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 आता है, अगर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 6 आता है, अगर 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, याद, ये प्लेनर जरूर है, ये प्लेन में आ रहा है ना, मगर हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये एंटी एरोमेटिक है। समझ आ रही है? अब वो देखो, ना वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है और ना ही वो प्लेनर है, वो कुछ भी नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है। हाँ, तो फिर यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे 10 कहाँ है 10? यहाँ पे तो 4 पाई है। हाँ, समझ आ रही है बेटे? ये प्लेनर जरूर है, इसमें कॉन्जुगेशन है, मगर ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। एंटी एरोमेटिक में कुछ तो क्वालिटी है इन दोनों में से बेटे, इसको हक्कल रूल कहते हैं कि एन की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करें ना तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए या 2 पाई आने चाहिए। अगर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो कितने आने चाहिए? 6 पाई आने चाहिए। अगर 2 वैल्यू पुट करोगे तो 10 पाई आने चाहिए। ये कितने पाई है? यहाँ पे 4 पाई आंसर आता है किसी एंगल से? हाँ, हाँ, ये मेनली वो प्लेनर हो सकता है, कॉन्जुगेशन जो हो सकता है, बट इट विल नॉट फॉलो हक्कल रूल। ठीक है, इसमें ये दोनों ही चीजें नहीं करता। हाँ, तो फिर प्लेनर ना होगा तब भी। हाँ, कुछ तो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। एंटी एरोमेटिक उसको कहते हैं जो हक्कल रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि एरोमेटिक का मेन क्राइटेरिया होता है हक्कल रूल्स। समझ आ रही है? तो आप ये लिख लो बेटे, एंटी एरोमेटिक हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा, कैन बी प्लेनर, कैन बी इन द कॉन्जुगेशन, बट एरोमेटिक विल फॉलो हक्कल रूल एंड कॉन्जुगेशन में भी होगा, मींस प्लेनर होगा। और जो नॉन एरोमेटिक है दोनों ही नहीं फॉलो करेगा, वो तो अपने ही नॉन है वो। हाँ, हक्कल रूल को फॉलो नहीं, दोनों करेगा तो फिर तो एरोमेटिक हो जाएगा ना, बेसिकली दैट इज नॉट फॉलोइंग हक्कल रूल। हाँ जी, बोलो। फिगर देंगे बेटे आपको, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, मुझे पता है। n की वैल्यू कैन बी 0 1 2 3 4।
नहीं, जीरो भी होती है बेटे, जैसे ये जब जीरो फिल करते हो तो ऐसा कंपाउंड बन जाता है, इसमें अब 2 पाई आ गए ना, तो ये भी है, ये अक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, पर कॉन्जुगेशन में इसके पास ये प्लस चार्ज है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है, तो जीरो भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। मीन्स बेटे जो हक्कल रूल को फॉलो ना करे पर कॉन्जुगेशन में हो, इतने डिफिकल्ट हम आपको एग्जाम्पल नहीं डालने वाले। यस यस, हाँ यस बेटे, दोनों क्राइटेरिया मन की रहे, दोनों क्राइटेरिया फॉलो करेगा। सिंपल सी बात, अगर दोनों क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो एरोमेटिक है, अगर एक भी क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर रहा तो वो नॉन एरोमेटिक है। अब बेटे आ जाओ प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। सी according to NCERT there are only 2 preparation of benzene and you will do that only बेटे। actually benzene की preparation are not so much important according to class 12th also, जितनी उसकी chemical property important होती है which consist of electrophilic substitution reaction, वो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझना बहुत जरूरी होता है बेटे, क्योंकि अगर वो नहीं आई तो हम 12th में बहुत सारी रिएक्शंस मिस कर देंगे, हम बोलेंगे कि यू हैव डन इन क्लास +1। वो टॉपिक ऐसा है जो 12th तक चलेगा आपके। बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम करने जा रहे हैं, 2 प्रिपरेशन करने के बाद आपकी जो आईज है, दिमाग खुला होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप टू 12th यू विल डू। So write down the preparation. One preparation is beta decarboxylation reaction and other is from the phenol. हाँ जी बेटे, that is not a bicyclo compound. Bicyclo compound is another compound which have rich carbon and I will tell you after. हाँ, एक तरह का कर भी सकते हो। बाद में बताते हैं आपको, पता नहीं क्या पूछना है, बाद में बताते हैं। I will बेटे, one is the preparation consists of decarboxylation reaction. बेटे, the thing I am teaching you, no. So बेटे, this is a decarboxylation reaction you have already done in the preparation of alkanes too, if you remember, in the presence of soda lime. Carboxylation बेटे, you have taken a carboxylic acid salt, that is सोडियम बेंजोइक एसिड का सॉल्ट लिया। बेंजोइक एसिड होता है ना, हमने फर्स्ट क्लास में किया, उसका सॉल्ट ले लिया, उसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करोगे, यू विल गेट बेंजीन। सेकेंड है बेटे फ्रॉम फिनॉल। दिस फ्रॉम फिनॉल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन बोर्ड के एग्जाम्स में भी आती है 12th क्लास में। जब आप फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करोगे 12th में, तो एक कन्वर्जन रिएक्शन आती है, कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन। तो कुछ नहीं करना होता, आपने फिनॉल को, दिस इज फिनॉल OH, जो OH ग्रुप लगा हुआ है ऊपर, इसको जिंक के साथ हीट कर देना होता है, तो यू विल गेट बेंजीन, जिंक ऑक्साइड। ठीक, हाँ वेरी गुड। तो बेटे दिस 2 प्रिपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बहुत सारी प्रिपरेशंस और हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतनी जितनी ये दोनों है, क्योंकि इट विल कंटिन्यू द क्लास 12th। ठीक है,
नाउ कम टू बेंजीन। ठीक, सिर्फ गल्ला च है। हाँ जी बेटे, कार अब आज फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनको एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अरोमा होता है। आप देख रहे हो इसमें बहुत ज्यादा, सिर्फ सुन लो फिजिकल प्रॉपर्टी, बेंजीन की ये नॉन पोलर रिंग है इसलिए ये सॉल्युबल होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बस। ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर रिंग इतनी बड़ी होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर नहीं पाएगी कहीं भी। ठीक, कोई इसमें पोलैरिटी तो है नहीं रिंग में, कार्बन कार्बन एक जैसे लगे हुए हैं सारे। नॉन पोलर रिंग है, बहुत बड़ी रिंग है, वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी जो नॉन पोलर है, दैट्स इट। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, very important is electrophilic substitution reaction. अब लिसन टू मी केयरफुली फर्स्ट बेटे, हमने एल्कीन करी, हमने एल्कीन में कहा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाती हैं, बोला था। क्यों कहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? अगर आप थोड़ा मार्कोनी कॉर्पुल थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाएं तो आप HCl लेके आए थे, पहले H आता था फिर Cl आता था, अकॉर्डिंग टू हमने पूरा मैकेनिज्म स्टडी किया था, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, वाटर भी ऐड किया था, HOCl भी ऐड किया था, सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया था, बहुत कुछ चीजें ऐड करी थी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ। ठीक है, उसमें हमने ये सीखा था कि जो एल्कीन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाती है। क्यों? क्योंकि एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड छाया हुआ है, कौन सा? पाई बॉन्ड का। अब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल आके उसको अटैक नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं वो उसके पास नेगेटिविटी नहीं आ सकती, उसके पास पॉजिटिविटी आएगी। तो मीन जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो आएंगे, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल लेके आए, ऐड करवा दिया। अब आ जाओ बेंजीन। क्या बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है? बेंजीन के पास भी है, 3 पाई सिस्टम है, पूरा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे छाया हुआ है, अभी हमने स्ट्रक्चर किया इसका। मगर ये बेटे एडिशन रिएक्शन नहीं जाती। अगर एडिशन जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन ऐड करोगे, ओजोन एक रिएक्शन आती है, वो आपके लिए नहीं है, वो जेई वगैरह के लिए है, जो आप ये समझो बहुत सारा एडिशन रिएक्शन आती हैं। अगर हम एडिशन रिएक्शन उनकी देखते हैं भी है तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में जाती हैं। ये नहीं कि मैंने हाइड्रोजन डाला और वो ऐड हो गया बस खत्म कहानी, नहीं, मुझे हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों ऐसा कुछ क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में है, रेजोनेंस से उसकी एनर्जी कम हो रही है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। अगर उसका आप एक भी पाई बॉन्ड को छेड़ोगे ना, उसकी रेजोनेंस खत्म हो रही है, वो इतनी नहीं है कि आपको पाई बॉन्ड आसानी से दे दे। वो कहती है जी हाँ मेरे ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जरूर छाया हुआ है, मगर ये नहीं कि मैं पाई बॉन्ड अपना खत्म कर दूं, आपको दान में दे दूं, जैसे एल्कीन ने किया, आपने उसकी रिडक्शन करवाई तो एल्केन बन गए सेबिडियर सेंटर रिएक्शन से, या निकल प्लेटिनम जो भी आपने कैटालिस्ट डाला, या आपने क्लोरीन को ऐड किया, या मार्कोनी रूल से आपने HCl ऐड किया, वाटर ऐड किया, हमने आराम से ऐड किया बहुत ही खुले से, क्योंकि उसमें कोई रेजोनेंस नहीं थी, उसमें अनसैचुरेशन थी, वो तैयार थी सैचुरेटेड होने के लिए। बेंजीन क्यों नहीं है? बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है वो एज सच एक पोजीशन पे नहीं पड़े, वो रेजोनेंस में घूम रहे हैं। जब चीज एक चीज को स्टेबल कर रही है, वो स्टेबिलिटी क्यों खोएगी? नहीं खोएगी। कहती बेशक मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल आए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो आनी भी चाहिए, मैं पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे छाया हुआ है, बेंजीन कहती मेरे पास पॉजिटिव चीज आएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव को तो मैं वैसे ही रिपेल करूंगी, न्यूक्लियोफाइल को तो मैंने रिपेल करना ही करना है क्योंकि मेरे पास पाई बॉन्ड है, पर मैं इलेक्ट्रोफाइल को ऐड नहीं होने दूंगी अपने में। इलेक्ट्रोफाइल ऐड क्यों नहीं होने दूंगी? क्योंकि मेरी रेजोनेंस होती है। फिर मैं क्या करूंगी? अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल आया तो एक मैं हाइड्रोजन निकाल दूंगी एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एक पॉजिटिव चीज आएगी तो दूसरी पॉजिटिव चीज मैं बाहर निकाल लूंगी। ठीक है,
इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेटे बहुत सारी आप रिएक्शन करोगे। यू विल डू हैलोजिनेशन, यू विल डू सल्फोनेशन, you will do nitration, you will do Friedel-Crafts alkylation, you will do Friedel-Crafts acylation, and mind you, these all reaction will be continued till 12th, which will having phenol, which is having halorine, which is having carboxylic acid, benzaldehyde, कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, और आपको सब स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? अब जनरल मैकेनिज्म पहले देखो कि इलेक्ट्रोफिलिक का जनरल मैकेनिज्म होता क्या है, फिर हम एक एक रिएक्शन उठाएंगे और आपको बताएंगे कि ये हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल सबसे पहले हैलोजिनेशन की देते हैं। देखो, मान लो बेंजीन के पास हैलोजन में मैंने क्लोरीन ऐड लेके आई in the presence of a catalyst that is Lewis, this is a Lewis acid। ठीक, तो इसकी हैलोजिनेशन हो जाती है। हैलोजिनेशन मींस क्लोरीन यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, और HCl रिमूव हो जाता है, वो तो कैटलिस्ट है वैसे। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हुआ क्या, और इसका मैकेनिज्म पेपर में आता है। मैकेनिज्म आपको सबका करना होगा, हम एक का पहले समझते हैं, एक का समझ के फिर हम सबके मैकेनिज्म के ऊपर पहुंचेंगे। ओनली 2 मिनट्स मतलब आ जाओ जी। देखो, कोई भी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, इलेक्ट्रोफाइल बनाना हमें, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट भी करना होता है। हमारे पास FeCl3 एक कैटलिस्ट है, जैसे कि हैलोजिनेशन में, तो फर्स्ट स्टेप यू विल राइट दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन एनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हमने FeCl कैटलिस्ट लिया, ये Cl, एक Cl इसका खींचेगा, क्यों? क्योंकि ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस क्लोरीन को अपने पास लेके आ जाना है, जो कि FeCl4 नेगेटिव बन जाएगा और एक Cl पॉजिटिव की फॉर्म में अलग हो जाएगी। ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जिसे कहते हैं क्लोरीनियम आयन। फर्स्ट स्टेप में आपने बेटे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। व्हेन एवर इलेक्ट्रोफाइल विल जनरेट, ठीक, कोई भी, चाहे हम आगे नाइट्रेशन करेंगे, हम सल्फोनेशन करेंगे, हम फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे, हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे, जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आप जनरेट करवाओगे। ठीक है, जनरेट आपकी रिएक्शन में हमेशा कोई कैटलिस्ट होगा जो आपको हेल्प करेगा, जैसे हैलोजिनेशन में FeCl ने हेल्प किया। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद सेकंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अब ये आ गई बेंजीन, ये इलेक्ट्रोफाइल आया। अब नो डाउट बेंजीन के सारी तरफ हाइड्रोजन लगे हैं, तो मैं जहां पे मैं अटैक करवा रही हूँ बेटे वहीं हाइड्रोजन दिखा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने वही दिखाना है एक बारी। ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आ रहा, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि नहीं? तो ये इनिशियली तो ये बॉन्ड लूज करेगा, इनिशियली ये बॉन्ड जाएगा। तो इनिशियली ये क्लोरीन ने क्या किया, ये गया और इसने ये बॉन्ड यूज करके और यहाँ पे लग जाना है, इनिशियली यहाँ पे लग जाना है। तो इसने क्या किया कि ये बॉन्ड यूज किया और यहाँ पे आके लग गया, क्योंकि यहाँ पे आके लगा इसकी तो वैलेंसी पूरी होगी। देखो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी वैलेंसी हिल गई। ये एक अरीनियम आयन बन गया, बेंजीन आयन बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ये पॉजिटिव चार्ज ना पूरी रिंग में घूमता जाएगा और ये जो आयन बना ये स्टेबल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कोई भी दुनिया चार स्पीशीज कभी स्टेबल नहीं होती, चाहे वो पॉजिटिव आया हो चाहे उसके ऊपर नेगेटिव आया हो, जब तक वो न्यू